बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, तुम्हारे सामने जैसे ही टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन आए ना, तुम ऑप्शन में ढूंढने लगो कि कहाँ पे रिसेसिव पेरेंट लिखा हुआ है। बस यही है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ईगो को अंदर बरी कर दो कि तुम्हारे पास पढ़ाई को लेकर कुछ ईगो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए ईगो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 12। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनुमुनुस? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वन शॉट तो आप लोगों को मिल चुका है, बट आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले खुद से देने की कोशिश करना। अपनी नोटबुक निकाल लो, अपने पेन्स निकाल लो और बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी। अगर आप अभी तक वन शॉट नहीं देखे हो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का, तो प्लीज सबसे पहले वन शॉट जाकर देखो और उसके बाद वापस आना इस वाले सेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप वन शॉट नहीं देखोगे आपको इस सेशन के क्वेश्चंस हो सकता है समझ में ना आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अपना नोटबुक निकाल लो, अपने पेन्स निकाल लो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाते जाऊंगी आप लोगों को खुद से उसका आंसर लिखना है। देन आई विल डू द करेक्शन कि इसका सही आंसर ये होगा। अगर आपको सही आंसर पता था, अगर आपने सही आंसर पे मार्क किया था, देन गिव योरसेल्फ +4 मार्क्स। अगर आपका गलत हुआ आंसर तो गिव योरसेल्फ 0 मार्क्स। एंड देन टेल मी व्हाट इज योर स्कोर in the comment section after the session ends. Okay, so let's get started बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है the basis of heredity is। हेरिडिटी का बेसिस क्या होता है सबको पता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। ऑप्शंस आर वेरिएशन, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन और लिंकेज। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज वेरिएशन, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन और लिंकेज। इनहेरिट कर रहे हैं हम किसी चीज को, हम किसी चीज को इनहेरिट कर रहे हैं, वही है हेरिडिटी का बेसिस। तो द राइट आंसर विल बी इनहेरिटेंस। द राइट आंसर विल बी इनहेरिटेंस। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, मतलब किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता होगा बस। उसके बाद मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ एंड देन आपको कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यू हैव टू जस्ट मैच एंड पुट ऑल द कोड्स। तो मैं साइड हो जाऊंगी, पहले मैं कॉलम 1 कॉलम 2 आपको पढ़ के बता देती हूँ। कॉलम 1 है जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मेंडल। कॉलम 2 है प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आपको इन दोनों को मैच करके यहाँ पर गिवन कोड्स के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। बहुत ही ज्यादा इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी टफ होगा। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, जस्ट मार्क योर आंसर कि कौन सा आंसर आपने मार्क किया है ABCD में से, फिर मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। अब देखो जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज जस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो आपको इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन इन सब चीजों के बारे में सिखाता है, वो ब्रांच है बायोलॉजी का। तो यहाँ पर इसका तो मैच, ए का मैच 3 से हो जाएगा। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स को पास ऑन करना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। वेरिएशन क्या होता है, कहते हैं ना कि हाउ दिस थिंग वेरीज विद दिस थिंग, यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज या फिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से वो बिल्कुल ट्विन जैसे नहीं लगते हैं, उनसे मिलते जुलते, सिमिलर लगते हैं बट आइडेंटिकल नहीं लगते। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा हेरिडिटी वाले चैप्टर में, दैट पेरेंट्स आर या फिर ऑफस्प्रिंग लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो वेरिएशन का मतलब हो जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और मेंडल ने क्या किया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर है A3, B1, C4 एंड D2। A3, B1, C4, D2। So the right answer will be C. Give yourself +4 मार्क्स अगर आपके सही आंसर्स हैं, और अगर गलत हो गया है then give yourself 0 मार्किंग। ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग मैं तुम लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ।
और एट द एंड आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपने मार्क्स बताने हैं. सो रिमेंबर दैट. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following, which one is not a dominating trait? इसमें से कौन सा dominating trait नहीं है? मेंडल सर ने 7 contrasting pair of characters चूज किया था पी प्लांट में. Contrasting pair of characters का क्या मतलब होता है? Contrasting यानी बिल्कुल opposite to each other. तो 7 पेयर थे, पेयर जिसमें एक बिल्कुल डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा, दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर होगा. रिसेसिव मतलब वो होता है जो फीलियल 2 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, और डोमिनेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं. ठीक है. तो एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर, ग्रीन कलर ऑफ पॉड, वायलेट कलर ऑफ फ्लावर, ग्रीन कलर ऑफ सीड, इसमें से कौन सा डोमिनेटिंग ट्रेट नहीं है? नहीं है पूछा गया है बेटा, नहीं है. ठीक है. नॉट अ डोमिनेटिंग ट्रेट. इसमें से कौन सा डोमिनेटिंग ट्रेट नहीं है? एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन होती है एक कैरेक्टर पी प्लांट के फ्लावर की. तो एक्सियल पोजीशन होता है डोमिनेटिंग और टर्मिनल होता है रिसेसिव. ग्रीन कलर ऑफ पॉड और येलो कलर ऑफ पॉड होता है डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव रिस्पेक्टिवली. वायलेट कलर ऑफ फ्लावर एंड व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर होता है डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली. ग्रीन कलर ऑफ सीड एंड येलो कलर ऑफ सीड होती है रिसेसिव कैरेक्टर एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर respectively. So green color of seed will be the right answer. Done. Give yourself +4 marks if you are right. Next question. Match column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. Axial flower, terminal flower, Mendel true breeding line. Undergone continuous self-pollination, father of genetics, dominant trait, recessive trait. अब पिछले क्वेश्चन से आपको दो तीन मैच तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ये यही है. ठीक है. आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स. मैं साइड भी हो जाती हूँ. सी द कोड्स एंड गिव द आंसर. कुछ सेकेंड्स का टाइम तो मैं दूंगी तुम लोगों को, है ना? ओके. ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना इस क्वेश्चन को. अगर आपको और टाइम लगेगा तो आप जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू योर क्वेश्चन. मैं आपको इसके बाद आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक्सियल और टर्मिनल अभी मैंने बताया है. एक्सियल फ्लावर होता है डोमिनेटिंग ट्रेट एंड टर्मिनल फ्लावर होता है रिसेसिव ट्रेट. ठीक है. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है और ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन रिपीटेटिवली 6 to 7 जनरेशन तक होती चली गई है. इसी को ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं कि जब सेम पेरेंट की जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन होती जा रही है तो हम उसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहेंगे. व्हाट विल बी द राइट कोर्स? A3 B4 C2 A3 B4 C2 D1. सो पहला वाला ही सही हो जाएगा, ए वाला ही सही हो जाएगा. ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे बोर्ड्स में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आने वाले हैं. इनफैक्ट नीट में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं. तो उस हिसाब से मैंने ये पूरा सेशन डिजाइन किया है कि इसमें असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे नंबर में रहेंगे, सो दैट यू कैन नो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. नाउ असर्शन है मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट. रीजन क्या है? ही प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अच्छा अब बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion and reason are false. चलो गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स अगेन, लेकिन आप वीडियो पॉज कर लो. मैं फिर से आपको यही कहूंगी ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और थोड़ा टाइम कंज्यूम कम हो. ठीक है. जो पहला असर्शन वाला लाइन है वो ध्यान से पढ़ो कि मेंडल ने कंडक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट. ऑलरेडी इसमें गार्डन पी प्लांट लिखा हुआ है. रीजन है कि उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया.
तो यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। लेकिन ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, रीजन तो सही है ना कि उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ये चीज देखना था। इसीलिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट को चूज किया। गार्डन पी प्लांट को चूज करने का क्या रीजन था ये मैं ऑलरेडी वन शॉट में बता चुकी हूँ, है ना। लेकिन जब भी हम असर्शन रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि दोनों स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन, दोनों का स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक ही स्टेटमेंट है, उन्हें बस ब्रेक करके दो अलग अलग स्टेटमेंट में बांटा गया है, ठीक है। तो मैंने हमेशा से तुम लोगों को टेक्निक सिखाई है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले रीजन का स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद उसके बीच में कोई कंजंक्शन लगा दो, बिकॉज लगा दो, विथ लगा दो, बिकॉज ऑफ लगा दो, बाय लगा दो, जो भी सूटेबल लगे, एंड देन तुम उसको जोड़ दो असर्शन वाले स्टेटमेंट के साथ। इफ इट मेक सेंस देन इट्स अ ए यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर दोनों सेंस नहीं बना रहा, लग रहा है कि यार ये तो कुछ सी और चीज के बारे में बात हो रही है, ये कुछ और ही बात कर रहा है, बट दोनों बातें सही है, देन द आंसर विल बी बी। और सी और डी तो आसानी से तुम लोग पॉइंट आउट कर सकते हो अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। गिव योरसेल्फ +4 मार्क्स इफ यू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, during the study of inheritance of one character in F2 generation, Mendel obtained phenotype in 2:1 ratio, 3:1 ratio, 1:2:1 ratio, 1:1:1 ratio. Very easy question. Inheritance of one character का क्या मतलब है? Inheritance of one character का मतलब है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर का मतलब है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकालने के बाद हमें कैसी फिनोटाइप मिलती है? 3:1 की रेशियो में फिनोटाइप मिलता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव योरसेल्फ +4 मार्क्स। अगेन आई एम सेइंग इन होमोजाइगस कंडीशन अ पर्टिकुलर जीन हैज, एक होमोजाइगस कंडीशन में, जैसे होमोजाइगस कंडीशन मतलब कि कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, कैपिटल ए, मतलब एक जैसा होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो डिफरेंट एलिल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, नो एलिल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम एलिल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? होमोजाइगस कंडीशन में डिफरेंट एलिल, नो एलिल, सेम एलिल, क्या होती है? अभी जस्ट बताया ना, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, ये गलत मत करना बच्चों। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अगेन वेरी इजी, आराम से देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 को, फिर मैं इस साइड हो जाऊंगी, फिर तुम लोग कोड्स देखकर मैच कर लेना। जीन्स, एलिल, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कॉलम 2 में है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इतना इजी कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। आसानी से तुम लोग इसका आंसर बता सकते हो। जल्दी से फटाफट से आंसर बताना शुरू करो। चलो, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। एलिल्स क्या है? एलिल्स क्या है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। स्लाइटली डिफरेंट क्यों? क्योंकि एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन सेम जीन में वो एक्सप्रेस होते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप यानी जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर तुम लोगों को अभी तक जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन्स, इन सब का अगर नॉलेज नहीं भी होगा तो भी ये क्वेश्चन अगर मान लो गलत भी कर लेते हो ना, कम से कम तुम लोग इसके बारे में समझ लो कि जीनोटाइप किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोड्स के अकॉर्डिंग A4, B1, C2, पहला ही वाला तो है, पहला वाला ये A4, B1, C2, D3, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंडल्स
monohybrid cross. Okay, recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation. Recessive parental trait express होगा F2 generation में बिना blend हुए. ठीक है, the alleles of parental pair segregate from each other and both alleles are transmitted to a gamete. alleles एक पेरेंटल पेयर के सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से और दोनों ट्रांसमिट होंगे गैमीट में, एक गैमीट में. बोथ एलेल्स आर ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट. अच्छा, segregation of allele is a random process. There is a 50% chance of a gamete containing either allele. आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बहुत ही ज्यादा इजी है. मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, इंसान में जो मेल्स होते हैं वो दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं. ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक्स क्रोमोसोम भी और वाई क्रोमोसोम भी. तो जब मियोसिस होती है ना तो 50% स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम होता है. तो देयर इज अ चांस कि दोनों में से किस तरह का स्पर्म सबसे पहले जाकर एग को फर्टिलाइज करेगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है. अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो गया तो बेबी गर्ल हो जाएगी. एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो गया तो बेबी बॉय हो जाएगा. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, एलेल्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोथ एलेल्स आर ट्रांसमिटेड टू अ, एक ही गैमेट में दोनों एलेल ट्रांसमिट होंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है बच्चों. तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी. ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो. इन द टेस्ट क्रॉस, ऑर्गेनिज्म हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस्ड विद द. टेस्ट क्रॉस होता क्या है, क्या होता है टेस्ट क्रॉस, क्या होता है टेस्ट क्रॉस? जिसमें हम एक पेरेंट को, जिसमें हम एक ऑफस्प्रिंग को एक हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, वही होता है टेस्ट क्रॉस. अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप नहीं पता है तो हमें क्या करना होगा, उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना होगा. तुम्हारे सामने जैसे ही टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन आए ना, तुम ऑप्शन में ढूंढने लगो कि कहाँ पे रिसेसिव पेरेंट लिखा हुआ है. बस यही है टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करा दिया गया. अगर रिसेसिव पेरेंट नहीं लिखा हुआ है तो हेटेरोजाइगस, तो मतलब इसके बारे में बस सोचना कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है. आसानी है, आसानी से तुम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के कौन कौन से लॉज समझाए थे? लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर बोथ ए एंड बी. अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उन्होंने दो तरीके का लॉ समझाया था. एक तो ये कि जब हम वन जीन का इनहेरिटेंस कराते हैं और क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही शो होता है, रिसेसिव ट्रेट शो ही नहीं होती है. और F2 जनरेशन में जाने के बाद रिसेसिव ट्रेट शो होती है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में पाया जाता है तब. तो इससे दो तरीके के लॉज निकलते हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन के बाद और F2 जनरेशन के बाद लॉज ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये दोनों लॉज निकलते हैं आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में से, जिसके वजह से आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है लॉज ऑफ डोमिनेंस के बारे में. So it is used to explain the expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in F1 generation. It does not explain the expression of both parental characters in F2 generation. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation. It states that characters are controlled by discrete units called factors. यहाँ पर आपका क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपको आंसर इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है.
सब कुछ यहाँ पर सही है अबाउट द लॉज ऑफ डोमिनेंस, जस्ट वन थिंग कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन. इट डिड एक्सप्लेन, ओके, इट डिड एक्सप्लेन. ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. The second law of inheritance, that is law of segregation, is based on the fact that alleles do not show any blending. Both characters are recovered as such in F2 generation. One allele dominates the other allele. ठीक है, या फिर both A and B. Second law of inheritance यानी कि law of segregation किस फैक्ट पे बेस्ड है कि क्या वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, या दोनों कैरेक्टर रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, या फिर एक एलिल डोमिनेट करता है दूसरे एलिल को. अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको तो मैंने बताया था इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में, है कि नहीं. चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो. इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी एलिल कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता और दोनों कैरेक्टर F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं. ये है लॉज ऑफ डोमिनेंस. ये क्या है? लॉज ऑफ डोमिनेंस है, डोमिनेट द अदर एलिल. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सारे के सारे क्वेश्चन सुपर डुपर इजी है, सब कुछ आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है एंड हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा. दैट इज व्हाई आई हैवंट पुट एनी क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए या फिर आपको लगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The factor controlling any character is discrete and independent. It was concluded on the basis of, किस basis पर इस बात को conclude किया गया था? Results of F3 generation of a cross, observation of a cross made between the plants having two contrasting traits where offspring shows only one trait without any blending. Self-pollination of F1 offspring, cross-pollination of parental generation. Easy peasy सा question है, बहुत ही easy peasy सा question है. जो सबसे बड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है वही इसका सही आंसर होगा. फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट. ये किस चीज के बेसिस पर बोला गया? ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन प्लांट हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेयर ऑफस्प्रिंग शो ओनली वन ट्रेट विदाउट एनी ब्लेंडिंग. सुपर डुपर इजी क्वेश्चन. गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स इफ यू आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले टॉपिक पर, जिसमें हमने स्नैपड्रैगन का एक केस स्टडी किया था. एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन जो कि एक रेड फ्लावर है वो क्रॉस हो जाती है एक व्हाइट फ्लावर के साथ जो कि उसी के स्पीशीज का है. ठीक है. एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स वर आल्सो ऑब्टेन्ड. सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है. अगर व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ यानी कि सेल्फिंग जब उनकी की गई, सेल्फ पॉलिनेशन जब उनका किया गया, then the F2 generation showed white, red and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. The experiment does not follow the principle of dominance. अच्छा. Pink color in F1 is due to incomplete dominance. Ratio of F2 is 1/4 red, 2/4 pink and 1/4 white. Law of segregation does not apply in this experiment. Law of segregation apply ही नहीं हुआ है. क्या है इसका सही आंसर? क्या है इसका सही आंसर? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है बेटा जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है, बट ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको कुछ इनकम्प्लीट ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं. ठीक है. थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग हुई है बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हुआ है. ओके. ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है ये, और ये वाला रेशियो तो बिल्कुल सही है. सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज. जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 3:1, 1:2, 1:2, 2:1:1, 1:2:1. अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया ये वाला रेशियो वाला और सही स्टेटमेंट में ही था वो, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा. रिमेंबर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम ही होती है. जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम ही होता है एंड दैट इज 1:2:1. ठीक है. अगर वन शॉट देखा होगा तो आपको याद होगा, ये चीज मैंने बता रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A person of AB blood group has I and IB genes. It is an example of pleiotropy, segregation, codominance, none of these. मैंने आपको बताया था ना कि ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत अलग अलग तरह के नॉन मेंडेलियन फैक्टर्स शो करता है, ठीक है। तो AB ब्लड ग्रुप वाले इंसान के पास I और IB जीन्स है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन ऑफ AB। यहाँ पर IA होगा बेटा, IA और IB जीन दोनों ये शो कर रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? प्लियोट्रॉपी, सेग्रीगेशन, कोडोमिनेंस या फिर नन ऑफ दीज। एंड वेरी इजी इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। दोनों कोडोमिनेट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तभी तो दोनों एक्सप्रेस हो गए। AB हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हैज O ब्लड ग्रुप, हिज मदर हैज A while father has B blood group. What would be the genotype of mother and father? Mother is homozygous for A blood group and father is heterozygous for B blood group. Mother is heterozygous for A blood group and father is homozygous for B blood group. Both mother and father are homozygous for A and B blood group respectively. Both mother and father are heterozygous for A and B blood group respectively. सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताती हूँ, मदर का अगर I, छोटा I और IA है, ठीक है, फादर का छोटा I और IB है, ठीक है, और इन केस बाय चांस मदर का I और फादर का I दोनों बच्चे के पास आ गया, तो ये कैसा हो गया? O ब्लड ग्रुप वाला हो गया। यानी O ब्लड ग्रुप के बच्चों को चाहिए कि उसके पास मदर और फादर दोनों के रिसेसिव जीन्स आए हैं। रिसेसिव जीन्स आए हैं तो यानी कि मदर और फादर दोनों ही हेटेरोजाइगस थे। बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर A and B blood group respectively. Okay, done. Next question. Choose the incorrect statement from the following about pleiotropy. Pleiotropy क्या होता है? In pleiotropy, single gene produces more than one effect. Star synthesis in pea seeds is controlled by one gene. Pea seeds have BB genotype, produce small starch genes, starch grains. Small b homozygotes of pea produce wrinkled seeds. इस पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान दो कि पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल बी जीनोटाइप वाले जो पी सीड्स होते हैं वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन नहीं प्रोड्यूस करते, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर तुम्हारा यहाँ पर सी हो गया। ओके, द phenotypic ratio obtained by Mendel in his dihybrid cross was, dihybrid cross का phenotypic ratio पूछ रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का phenotypic रेशियो पूछ रहा है। 1:2:1:2, 3:2:2:1, 9:3:3:1 या 2:3:1:2। याद है, रट चुके होगे अब तक, तो क्लास 10 से रटे आ रहे हो। C is the right answer. Give yourself +4 marks if you're right and 0 mark if you're incorrect. Answers are incorrect. Okay. रेशियो 9:3:3:1 ऑफ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस ये डिनोट करता है कि इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसा भी है। द एलेल्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। ओ माय गॉड, द एलेल्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। क्या ऐसा डिनोट हो रहा है, क्या ऐसा आपको समझ में आ रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस के इस रेशियो से, 9:3:3:1 वाली रेशियो से? क्या समझ में आ रहा है आपको? कम ऑन। यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस का मैं बताती हूँ। जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था मेंडल ने, तो उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था, ठीक है। यानी कि जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं। So the right answer will be D. यानी कि the alleles of two genes are segregating independently. Now, next question. Crosses that are performed to study two contrasting characters at a time are called monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, back cross. जो perform होते हैं crosses to study two contrasting characters at the same time, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम किस तरह का क्रॉस कहेंगे? मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस।
दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। इट्स सुपर डुपर इजी यार, इतना इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे होंगे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि तुम्हारे फुल मार्क्स आए हैं। जितने भी आए हैं वो ही बता देना, ठीक है। फुल नहीं भी आए तो ये नहीं कि झूठ में लिख रहे हैं ताकि मैम कमेंट को लाइक कर दें, कर दूंगी मैं, सबके ही कर दूंगी। चलो, the ratio 9:3:3:1 of a dihybrid cross denotes that it is a multigenic inheritance. The alleles of two genes are interacting with each other. It is a case of multiple alleles. अच्छा, ओके, ये वाला हो गया है, ये हो गया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। Mendel's law of independent assortment is true for the genes situated on the इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो मेंडल का लॉ है ना, वो कौन से जीन्स के लिए है? सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सिचुएटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सिचुएटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ओ माय गॉड, इतने भारी भड़कम शब्द, क्या होगा इसका सही आंसर? सिचुएटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा जी। अभी शुरुआत के ही 2-3 क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Among the following, who noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes? क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन्स के बिहेवियर से पैरेलल है, मिलता जुलता है। वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, वॉन शमार्क, या फिर बोथ ए एंड बी। Who noted behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes? Very easy question it is. Very easy question. Both A and B. Sutton and Boveri. Sutton and Boveri. Okay. Next question. The chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton, Boveri, Morgan, both A and B. Again both A and B, Sutton and Boveri ने chromosomal theory of inheritance propose की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर से पैरेलल है, मिलता जुलता है। अगर क्रोमोसोम में कहीं भी एबरेशन आ गया, अबनॉर्मलिटी आ गई, तो जीन्स में भी अबनॉर्मलिटी आएगी एंड देन म्यूटेशन हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, affect the phenotype by forming interactive groups, form a linkage group, form different groups depending upon their relative distance. Genes which are present on the same chromosome, genes which are present on the same chromosome, बताओ क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो एक लिंकेज ग्रुप बना लेते हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ऊपर मैंने तुम लोगों को एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझाया था कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following, which will not cause variation among sibling? Linkage will not cause variation among sibling, या independent assortment of genes will not cause variation among sibling, crossing over will not cause variation among sibling, या mutation will not cause variation among sibling. Come on, इजी पीजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दे दो। अभी मैंने आपको बताया सेम क्रोमोसोम पे जब जीन्स प्रेजेंट होती है तो वो एक लिंकेज ग्रुप बना लेते हैं, और अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरा का पूरा समूचा एक्सप्रेस हो गए अगली जनरेशन को, ऑफस्प्रिंग को, और उसी तरह से फिर एक और किसी सिबलिंग पे उसी तरीके से सारे जीन्स एक्सप्रेस हो गए, तो क्या होगा इससे? वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, वेरिएशन बहुत कम होगा, डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर लिंकेज। ए इज द राइट आंसर एवरीवन। What map unit यानी सेंटीमॉर्गन is adopted in the construction of genetic map? A unit distance between two expressed genes representing 10% crossing over. A unit distance between two expressed genes representing 100% crossing over. A unit distance between genes on chromosomes representing 1% crossover. A unit distance between genes on chromosome representing 50% crossover. Oh my god, 50% is a huge thing. चलो मैं बताती हूँ उसका आंसर। 1% क्रॉसिंग ओवर होती है तो हम उसको 1 मैप यूनिट या 1 जीन यूनिट कहते हैं, सेंटीमॉर्गन, 1 सेंटीमॉर्गन कहते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। इसको बस रट लो, इसको बस समझ लो अच्छे तरीके से। एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन एक्स
एक्स क्रोमोसोम पोजेस करता है? फीमेल, मेल, समटाइम्स फीमेल एंड समटाइम्स मेल। सबसे पहले तो याद करो कि एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया किस में जाता है, उसके बाद आपको आंसर बताना है। एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको हनी बी में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होती है, फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रासहॉपर? XXXY, XXXO, ZZW, बताओ, या नन ऑफ दीज। ग्रासहॉपर में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है? किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है ग्रासहॉपर में? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। द राइट आंसर इज XXXO टाइप, XXXO टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला मेल possesses XO क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम या YY क्रोमोसोम? किस तरह का क्रोमोसोम पोजेस करेगा? किस तरह का क्रोमोसोम पोजेस करेगा मेल ड्रोसोफिला? मेल है, मैंने आपको बताया था ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में सेम टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मेल XY और फीमेल XX। तो यहाँ पे आंसर हो गया क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। The counterpart of X chromosome is distinctly smaller and called Y chromosome. Males and females possess different number of autosomes. This type of sex determination is found in Drosophila. XY type of sex determination के बारे में आपको incorrect statement choose करनी है, incorrect statement आपको choose करनी है। What will be the right answer here? मेल एंड फीमेल possess different number of autosomes, ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ किस में होगा? हनी बी में होगा, 16 and 32, ठीक है। 16 मेल्स में, 32 फीमेल्स में, तो ये सिर्फ हनी बी में होता है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें से, बाकी किसी में नहीं होता, ठीक है। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर C इज द राइट आंसर। बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, करेक्ट। The counterpart of X chromosome is distinctly smaller than Y and called Y chromosome, बिल्कुल सही है। Y chromosome little bit smaller होते हैं than the X chromosome, तो वो उसका counterpart हो गए। This type of sex determination is found in Drosophila as well as man, ठीक है। चलो next question, ZZZW type of sex determination is the characteristic feature of platypus, snail, peacock या cockroach? Easy है, easy है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। मैंने आपको क्या बताया कि बर्ड्स में ZZZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो अब बताओ इन चारों में से बर्ड कौन है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी हमारा प्यारा पीकॉक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenomena which results in alteration of DNA sequence is mutation, transpiration, transcription, translation। जो ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस में रिजल्ट कर देता है, यानी कि म्यूटेशन, बच्चे म्यूटेशन। ये तीनों चीज तो अभी तुम लोग पढ़े ही नहीं। ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तो अभी पढ़ा ही नहीं है, जो अगले चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर्स दैट कॉज म्यूटेशन, उन फैक्टर को क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं, टेराटोजेंस कहते हैं, या एलर्जेंस कहते हैं, या नन ऑफ दीज? क्या बोलेंगे हम उनको? क्या बोलेंगे हम उनको? हम उनको कहेंगे म्यूटाजेंस, हम उन्हें कहेंगे म्यूटाजेंस। ए इज द राइट आंसर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड। ठीक है, सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली के जब हम एक स्टडी करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं ट्रेट्स की, कि उन सबसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में किस तरह के ट्रेट्स थे, उनके बच्चों में कैसे ट्रेट्स, इसको कहते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। गिव योरसेल्फ +4 मार्क्स इफ यू आर राइट बच्चों, एंड गिव योरसेल्फ 0 मार्किंग इफ यू आर रॉन्ग। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ताकि आपको खुद पता चले कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर को लेकर, सो दैट यू कैन डू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद का पता होना चाहिए कि हम खुद कितने पानी में है। किसी को मत बताओ कि तुम्हें नहीं आ रहा था, अपने आप को जानना जरूरी है ना।
तभी तो तुम इम्प्रूव कर पाओगे, तभी तो तुम पढ़ पाओगे। चलो, कभी भी ना ईगोइस्टिक नहीं होना है पढ़ाई के मामले में। अपने ईगो को जमीन खोद के उसके अंदर गाड़ दो, ठीक है, ईगो को अंदर बरी कर दो कि तुम्हारे पास पढ़ाई को लेकर कुछ ईगो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए ईगो। बाकी सब में तुम खूब चौड़ दिखा दो, बट पढ़ाई के मामले में नहीं। कोई तुम्हें अगर कुछ कह रहा है ना कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, उसके सामने ऐसे कर दो कि यार मैं तो क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे समझा दो कैसे होगा इसका आंसर सही। ठीक है, एकदम इतना ज्यादा तुम हम्बल हो जाओ, इतना ज्यादा तुम काइंड हो जाओ कि सामने वाला भी कहे कि यार ये तो एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए ये तो इंसान भूखा है। फिर वो खुद में बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करेगा कि व्हाई डिड आई ट्रीट दिस पर्सन लाइक दैट। और फिर अगर उसको समझाना होगा ना तुम्हें वो क्वेश्चन, तो वो तुम्हें समझाएगा भी बहुत प्यार से, और इससे तुम्हारा ही फायदा है हमेशा के लिए। ठीक है, तो डू दिस थिंग ऑलवेज ऑलवेज। ये हमेशा मतलब सोचो कि इस चीज को गांठ बांध के रख लो कि कभी पढ़ाई के मामले में, नॉलेज के मामले में इगोइस्टिक नहीं होना। अपने एटीट्यूड को, अपने प्राउड वाली फीलिंग को बिल्कुल जमीन के अंदर घुसा दो। नेगेटिव में होना चाहिए, नेगेटिव स्केल में होना चाहिए वो चीज, तभी जाके तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सकता है। Among the following which one is a Mendelian disorder? इसमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अगर आपको याद ना आए ना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर याद रखना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब कि जिसमें क्रोमोसोम्स में कोई एब्रेशन आ जाती है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया, या कोई क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई, या कोई क्रोमोसोम हट गया, डिलीट हो गया। और इसमें 3 चीजें तुम लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन तीनों के अलावा, जिसमें जिसमें सिंड्रोम वगैरह आ रहा है ना, इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो ये दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन पेडिग्री एनालिसिस इट इज रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ। ये किस एनालिसिस से रिलेटेड है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। What should be the right answer? देखो, मम्मी पापा, बच्चे, एक बच्चे को हो गया, एक बच्ची को भी हो गया, ठीक है, फिर उस बच्चे के फैमिली में उसके बच्चे को भी हो गया। किस तरह का ये ट्रेट हो सकता है? किस तरह का ये ट्रेट हो सकता है? डोमिनेंट ट्रेट होगा फॉर श्योर, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों में ये चीज आ रही है। डोमिनेंट ट्रेट होगा फॉर श्योर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर सेक्स लिंक्ड होता तो आपको सेम टाइप का वो ट्रेट देखने को मिलता हर एक अगली जनरेशन में। तो यहाँ हर एक अगली जनरेशन में नहीं है, एक स्पेसिफिक जनरेशन में वो ट्रेट जा रही है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है? एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में वेलाइन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड, दिस वेलाइन इज कोडेड बाय द ट्रिपलेट। कौन सा ट्रिपलेट कोड करता है वेलाइन को? AAG GGG GUG GAA। It sounds so funny, right? It sounds so funny, but इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा GUG। If you didn't know, डोंट वरी एट ऑल। अब याद रख लो, और गलत हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फेनाइलकीटोन्यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर इन विच अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम जो कन्वर्ट करता है किसको? phenylalanine into tyrosine, tyrosine into phenylalanine, glutamic acid into valine, valine into glutamic acid। फेनाइलकीटोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? चलो, द राइट आंसर इज फेनाइलएलानाइन को टाइरोसिन में कन्वर्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, गैनाकोमास्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड इज स्टेराइल। स्टेराइल भी है, गैनाकोमास्टिया भी हो चुका है, और ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट
है उसमें, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। आपने एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, तो यानी कि 3 में से कोई एक होगा। डाउन सिंड्रोम तो नहीं हो सकता, क्योंकि डाउन सिंड्रोम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। डाउन सिंड्रोम हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा तुम्हारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता ना तो ट्राइसोमी वगैरह करके कुछ बता रहा होता, और इससे मैस्कुलिन और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा और डाउन सिंड्रोम भी नहीं होगा, एडवर्ड तो हो ही नहीं सकता। In which genetic condition each cell in the affected person has 3 sex chromosome XXY? टर्नर सिंड्रोम, थैलेसेमिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, फेनाइलकीटोन्यूरिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने जेनेटिक कॉम्पोजिशन इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगले क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन आने वाला था। चलो चलो भाई, इसका आंसर वही है जो पिछला क्वेश्चन था, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डबल XY क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस की वजह से ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हुई होती है, बट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी हो जाता है, गैनाकोमेस्टिया जिसको कहते हैं। और सिंस 2 एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम कभी भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपना खुद का, सो दे आर स्टेराइल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason का क्वेश्चन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। ओके, तो रीजन में उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। फॉर बीइंग हीमोफिलिक द मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? Absolutely correct beta, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Absolutely correct. बाकी ऑप्शन तो मुझे पढ़ने का ही नहीं है। The disease caused by the trisomy of chromosome number 21, बताया भी मैंने तुम लोगों को, क्या होगा इसका आंसर? डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 is Down syndrome. Refer to the given figure, it is showing the characteristic feature of flat back of head, many loops on the fingertips, palm crease, broad flat face, big and wrinkled tongue, congenital heart disease। एक ही ऐसा हो सकता है ना डिसऑर्डर, एक ही ऐसा डिसऑर्डर हो सकता है ना, कौन सा? इट इज डाउन सिंड्रोम। So that is all for today बच्चों, this was the last question I guess, and yes, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का मोस्ट ऑफ द टॉपिक आई होप कवर हो चुका है। एंड इस क्वेश्चन आंसर राउंड से आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत ईज फील हो रहा होगा, लग रहा होगा कि हाश, जेनेटिक्स का इतना बड़ा चैप्टर जो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी, और इतने प्यार से सब कुछ हो गया। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका क्या स्कोर है। जितने भी नंबर ऑफ आंसर्स आपके सही हुए हैं इनटू 4 करके मुझे उसका आंसर बताना, मतलब मुझे उसका टोटल स्कोर बताना, एंड देन आई लाइक ऑल ऑफ योर कमेंट जिसके भी हाईएस्ट स्कोर्स आए होंगे। So thank you so much. See you in the next class. Bye bye and take care.